हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय एंड वेलकम बैक इन डॉक्टर सरीना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ओमाइक्रॉन के बारे में डिस्कशन किया था कि ओमाइक्रॉन क्या है, इसमें नॉर्मल कोरोना वायरस से क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, इसमें क्या क्या म्यूटेशन आए हैं, ये अभी कहाँ कहाँ पे फैल रहा है और इंडिया में इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि जहाँ जहाँ पे ये फैल रहा है वहाँ पे ये पाया गया है कि ये फैल तो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से रहा है, डेल्टा से भी ज़्यादा इसके फैलने की स्पीड है, लेकिन इसकी जो सिवियरिटी है वो काफ़ी कम है। हॉस्पिटल एडमिशन्स एंड आईसीयू एडमिशन्स डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम है। तो आज हम ये देखेंगे कि आज हम इससे जुड़ी हुई दो रियल वर्ल्ड स्टडीज़ के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ओमाइक्रॉन क्या है और ये वाकई क्या क्या कर सकता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे कि ये सबसे पहले पाया गया था, वहाँ भी 1 महीना हो चुका है साउथ अफ्रीका में ओमाइक्रॉन का आए हुए। वहाँ भी क्या हालात चल रहे हैं। यूके में, जहाँ पे इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस पाए गए, वहाँ पे इसकी क्या स्थिति चल रही है। तो जिससे हमें ये पता चल सके कि जहाँ पे अभी ओमाइक्रॉन के केसेस नहीं हैं, जैसे कि इंडिया में भी ओमाइक्रॉन के इतने केसेस नहीं हैं, तो वहाँ पे अगर इसके केसेस बढ़ते हैं तो क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसमें जो पहली स्टडी आई है हांगकांग यूनिवर्सिटी से। इसमें ये बताया गया है कि जो ओमाइक्रॉन है दैट कैन इन्फेक्ट फास्टर एंड बेटर देन डेल्टा इन ह्यूमन ब्रोंकस बट विद लेस सीवियर इन्फेक्शन इन लंग। सो अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हमारा जो लंग है वो कुछ इस तरह से होता है। इनिशियली ये एयर पाइप्स होते हैं। एयर जो है इन पाइप्स के माध्यम से, ब्रोंकस जिनको कहते हैं, एयर इन पाइप के माध्यम से आता है और ये जो बलून जैसे रहते हैं इनको हम एल्वेलाई बोलते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ आता है और इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर आता है और इसकी जो दीवार है एल्वेलाई की, इसके माध्यम से CO2 जो है हमारे शरीर से बाहर जाता है। तो इस स्टडी में बताया गया कि जो ओमाइक्रॉन जो वायरस है वो ब्रोंकस में तो लगभग डेल्टा से अगर कंपेयर करें तो 70 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई गई उसकी यहाँ ब्रोंकाई में, लेकिन यही जो लंग टिश्यू में ये जो है 10 गुना कम पाया गया। जो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रहा है, जो हमने पहले भी बताया और जो जो पाया भी जा रहा है रियल वर्ल्ड के अंदर, कि ओमाइक्रॉन बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, कि इसकी जो फैलने की गति है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ ब्रोंकस में अगर बहुत ज़्यादा वायरस रहेगा तो जैसे ये सांस बाहर छोड़ेगा कोई भी पेशेंट, तो वो बहुत ज़्यादा फैलेगा और बहुत ज़्यादा फैलेगा तो फिर ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा। और यही चूँकि 10 गुना कम वायरस का कंसंट्रेशन है यहाँ जो एल्वेलाई के अंदर, जहाँ से ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा वो लेस सीवियर होगा। हॉस्पिटल में एडमिशन जो है वो कम होगा, आईसीयू में एडमिशन है जो वो कम होगा और जो डेथ रेट है वो कम होगा। ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है जो कि हांगकांग यूनिवर्सिटी से आई है। उसमें आप देख भी सकते हो, साफ साफ बताया गया है कि डेल्टा के मुकाबले 70 टाइम्स ज़्यादा है ब्रोंकस में और लंग में 10 टाइम्स कम है। तो फैलेगा बहुत ज़्यादा लेकिन सिवियरिटी कम होगी। अब बात करते हैं दूसरी स्टडी की। ये जो दूसरी स्टडी है ये आई है साउथ अफ्रीका से। जैसे कि आपको पता है कि ओमाइक्रॉन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया। 22 नवंबर को वहाँ के साइंटिस्ट ने बताया कि कोई डिफरेंट तरह का कोरोना वायरस हमारे कंट्री में है और 26 नवंबर को WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था। तो ये जो स्टडी है वो लगभग 211,000 कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट पे बेस्ड है, जो कि एक बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ है। स्टडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है जो बताया गया है वो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने भी 2 डोज फाइजर वैक्सीन लिए गए थे, दैट वैक्सीनेशन प्रोवाइड 70% प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19 रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड 33% प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये जो डेटा है ये डेल्टा के टाइम का है कि डेल्टा के टाइम पे जो 2 डोज ऑफ फाइजर हैं वो 80% इन्फेक्शन को रोक रहे थे, जो अभी 33% है, और हॉस्पिटलाइजेशन को जो 93% रोका जा रहा था डेल्टा के टाइम पे वो भी 70% है। सो इससे ये पता चलता है कि 2 डोज ऑफ फाइजर वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन तो हो सकता है क्योंकि खाली 33% प्रोटेक्शन है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन से जो प्रिवेंशन है वो 70% है, अभी भी 70% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताता है कि वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ, सिर्फ बुखार और गले का खराश और रह गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स नहीं होने चाहिए। तो यही कारण है कि सारे लोग अभी जो है वैक्सीनेशन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। दूसरा जो स्टडी में फाइंडिंग था, री इन्फेक्शन रिस्क, जिसमें साफ साफ बताया गया कि रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन विद ओमाइक्रॉन इज सिग्निफिकेंटली हायर
कि अगर किसी को फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो सेफ़ है, उसको री इन्फेक्शन हो सकता है। बट थर्ड थिंग इज सिवियरिटी, द रिस्क ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन ड्यूरिंग डायग्नोज अमंग एडल्ट डायग्नोज विद कोविड-19 इज 29% लोअर फॉर द ओमाइक्रॉन। तो सिग्निफिकेंट लोअर सिवियरिटी है, री इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। वैक्सीन जो है इन्फेक्शन को तो उतना प्रिवेंट नहीं कर पा रही हैं, लेकिन सीवियर इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स को प्रिवेंट कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप इसी को अगर यहाँ आप देखो तो ये साउथ अफ्रीका का डेटा है, जिसमें आप देख सकते हो कि पहला वेव आया, फिर सेकंड वेव आया, उसके बाद थर्ड वेव, फोर्थ में भी केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो डेथ्स जो हैं, डेथ इतने ज़्यादा नहीं है। डेथ जो है वो काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट कोई बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी नहीं पाई गई। अगर इसी को अगर आप यूके में देखें तो यूके में भी जो केसेस हैं, केसेस तो यूके में बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें आप, ये पहले वेव आया जनवरी के बाद अभी यहाँ जो है ये यहाँ पे 1 अक्टूबर के बाद से केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जो डेथ्स हैं, डेथ्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। डेथ्स लगभग सब कम ही हैं। ठीक है। एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें कि वैक्सीनेशन कितना हुआ है, यूके के अंदर वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करें, क्योंकि यूके में बूस्टर डोज भी लग रहा है, तो लगभग अभी 50% पॉपुलेशन को तो बूस्टर डोज भी लग चुका है। लगभग 90% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है, 80% से ज़्यादा को सेकंड डोज और 50% को बूस्टर डोज लग चुका है। तो ये बताता है कि वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी फाइट, जो कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी फाइट है उसमें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी 2 दिन पहले ही जो यूके के हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर साजिद जाविद, उन्होंने बताया कि 10 में से जो 9 कोविड की वजह से जो हॉस्पिटल एडमिशन है वो अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स के हैं। तो उन्हीं की वजह से जो बेड हार्ट पेशेंट्स को दिए जा सकते थे, जो इलेक्टिव सर्जरीज़ के लिए जो काम आ सकता था, वो सब कोविड में जा रहा है। वो सारा रिसोर्सेज जो हैं वो सब कोविड में लग रहे हैं। और जैसे कि मैं भी अभी आईसीयू में ही काम कर रहा हूँ यूके में, और स्पेसिफिकली अभी कोविड आईसीयू में हूँ, तो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर जो पेशेंट सिक हो रहे हैं, जिनको आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत है या जिनकी डेथ हो रही है, वो अनवैक्सीनेटेड लोग ही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है कोरोना वायरस का, वो प्लीज़ वैक्सीन लें, जिससे आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सबको आपके साथ साथ उनको भी प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है। और दूसरा ये, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लगभग 50% लोगों को यूके में बूस्टर डोज लग चुका है, और इंडिया में अभी तक बूस्टर डोज का कोई पॉलिसी आया नहीं है। और अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ में देख भी रहा था कि कई लोग ऑफ लेबल जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके बूस्टर डोज ले रहे हैं। तो क्या ये बूस्टर डोज सही है? इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? तो इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप प्लीज़ डॉक्टर सरीना से जुड़े रहें, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।